हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्या ऑफिशियल क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट पेपर का फर्रा देखा, बहुत अच्छा सपोर्ट आप लोगों ने दिखाया, बहुत अच्छा रिस्पांस उस पर दिया। एक ने उसमें कमेंट किया कि सेकंड पेपर का फर्रा बना दो। ये फर्रा है, जल्दी में बनाया गया है। तो पहली बात, राइटिंग एक्सपेक्ट मत करना। राइटिंग नहीं है, चीज़ें अच्छी हैं, मज़ा आएगी। पूरा पढ़ के एक तरीके से पूरा आपका रिविजन हो जाएगा। चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों की इंद्री कैसी होती हैं? तीव्र होती हैं। एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जाएगा। ब्रेल लिपि के आयताकार सेल में कितने उभरे हुए बिंदु होते हैं? 6 होते हैं। 100% पूछा जाएगा। इस तरीके से 6 होते हैं। पहले में 1 पॉइंट उभरा होता है, बाकी के 5 पॉइंट डिम होते हैं। इसका मतलब ए होता है। फिर इस तरीके से 2 पॉइंट बी, फिर इस तरीके से ये सी, ऐसे करके पूरे पॉइंट होते हैं। जो अंधे बच्चे होते हैं या जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं, अंधे नहीं बोलना है, दृष्टिबाधित बोलना है, उनके लिए ये होता है। वो हाथ से उभरे हुए पॉइंट्स को देख करके ABCD या फिर जो भी उनका होता है वर्णमाला वगैरह, इनसे पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार क्या होता है? डेसिबल अंकन होता है। ध्यान से समझिएगा, डेसिबल से हम लोग नापते हैं। अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था? 1905 ईस्वी में। MCQ फॉर्म में पूछा जाएगा। प्रथम वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक शाला की स्थापना पूछता किसने किया? तो वुंट ने किया है। प्रथम मंडलीय मनोवैज्ञानिक शाला कहाँ खोली गई थी? प्रयागराज में 1947 में। टोटल यूपी में मंडली कितनी है बताओगे? मंडली जो है मनोवैज्ञानिक शाला 10 हैं। और उत्तराखंड में कितनी है? 2 खोली गई हैं। चलो आगे बात करो। सही दृष्टि क्या क्या होता है? 6/6 होता है। हकलाने का कारण क्या होता है? वंशानुक्रम भी होता है और वातावरण भी होता है। आगे देखो, शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। जो प्रतिभाशाली बाधित बालक होते हैं उनको आवश्यकता नहीं होती है, बाकी जो होते हैं प्रतिभाशालियों में उनकी ज़रूरत पड़ती है। अगर हम बात करें आपसे कि भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, याद रखना, स्थापना कब होती है? 1986 में। पारित कब होता है? 1992 में। लागू कब होता है? 1993 में। और हेड क्वार्टर कहाँ पे है? उड़ीसा में है। एक बार इसको करेक्ट जरूर कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे जल्दी से बात करते हैं, जल्दी जल्दी चलेगा, परेशान मत हो। बुद्धि लब्धि यानी IQ सामान्य बालकों का कितना होता पूछा जाता है? तो 90 से 110 होता है। ब्रेल लिपि का विकास पूछा जाता है, किसने किया है? लुईस ब्रेल ने किया है। लुईस ब्रेल का जन्म कब हुआ था पूछा जाता है? 1809 में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। पूछा जाए अस्थिबाधितों हेतु आरक्षण कितना मिलता है? 4% का जो अस्थिबाधित होते हैं उन्हें 4% का आरक्षण मिलता है। अस्थिबाधितों हेतु संस्थान कहाँ मिलता है? नई दिल्ली। पूछा गया है क्वेश्चन, ये भी याद रखना। नीचे ही दिया है, अस्थिबाधित संस्थान जो है कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। यहाँ लिखा है मंडली मनोविज्ञान शाला। अगर आपसे पूछा जाता है यूपी में कितनी है? 10 है। पहली मुख्य जो है मनोवैज्ञानिक शाला वो कहाँ है? प्रयागराज में 1947 में स्थापित की गई। साथ ही साथ 10 कहाँ कहाँ पे हैं यूपी में, ये भी याद रखिएगा। आगरा में है, मुरादाबाद, मेरठ, कानपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, फैजाबाद जो अब अयोध्या है, गोरखपुर और वाराणसी। वाराणसी 2 बार हो गया क्या? वाराणसी, हाँ सॉरी, मैंने बरेली को वाराणसी बोल दिया क्या? बरेली, ये वाराणसी, ठीक है। तो आगरा, मुरादाबाद, मेरठ, कानपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, फैजाबाद जो अयोध्या है, अयोध्या लिखोगे आप, फैजाबाद अब नहीं लिखोगे, पहले फैजाबाद नाम था तो उस समय के हिसाब से यहाँ नाम लिखा है, और गोरखपुर और वाराणसी। बात समझ में आ गई? जल्दी से आगे आ जाओ। और भी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है कि गैर सरकारी संस्था आपसे पूछी जाती है तो NGO होती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मनोविश्लेषण अगर आपसे पूछा जाता, मनोविश्लेषण विधि के जनक कौन है? तो सिगमंड फ्राइड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। टर्मन के अनुसार सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि होती है 90 से 110, यानी IQ जो होता है वो 90 से 110 होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का पूछा जाएगा, 100% आप मान के चलो इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ब्रेल लिपि का उपयोग जो है कब किया जाता है? दृष्टिबाधित बालकों के लिए किया जाता है जिनकी दृष्टि में दिक्कत होती है। साथ ही साथ यही याद रखेंगे कि टेलर फ्रेम का प्रयोग भी इन्हीं के लिए किया जाता है। टेलर फ्रेम का प्रयोग भी इन्हीं के लिए किया जाता है। अपवंचन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है गार्डनर के हिसाब से। अपवंचन बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। फिर से सुनो, अपवंचन बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। जो लिखा हुआ नहीं समझ पा रहे वो मेरा बोला हुआ तो समझ सकते हैं, आप लिख लो। अपवंचन बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। अगले नंबर पे आओ जल्दी से। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि पूछी जा रही है 140 प्लस अकॉर्डिंग टू टर्मन। ये भी याद रखो, टर्मन के हिसाब से भी कभी कभी अलग से पूछ दिया जाता है, तो आपको यही लिखना है। लिखा हुआ है कि पूर्ण अथवा गहन जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं उनके सुनने का डेसिबल स्तर क्या होता है? 90 से 100 dB होता है।
ये आपके पॉन सीरीज़ के हिसाब से क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा गया हुआ क्वेश्चन दिया गया है उसमें, ठीक है। टीएटी परीक्षण आपसे पूछा जाता है किसके लिए होता है? व्यक्तित्व परीक्षण के लिए। साथ ही साथ आपसे पूछा जाता है कि अस्थि बाधित का कारण क्या होता है? जन्मजात भी होता है, बीमारी भी हो सकती है और दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे बात करें, वाक दोष जो है कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 बार पूछा गया। मंद बाधित, मंद जो बुद्धि के बालक होते हैं बच्चे, यहाँ पे कुछ गलत लिखा है, मंद श्रवण में मंद बाधित होगा ना, ये श्रवण होगा। श्रवण में जो मंद बाधित होते हैं मतलब कम बाधित हैं, पूर्ण रूप से बाधित नहीं हो पाए हैं, उनका डेसिबल स्तर होता है 55 से लेकर के 69 तक, 55 से 69 dB। और 90 से 100 जो पूर्ण बाधित होते हैं, 90 से 100 जो पूर्ण बाधित होते हैं इनका dB। हम बात करें, अगर पूछा गया लुई ब्रेल का जन्म कब हुआ? अब बता दिया मैंने 1809 ईस्वी में। दृष्टिबाधित बालक हेतु शिक्षा संस्थान कहाँ पे है? देहरादून में है। ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। निर्देशन के 2 उपकरण बताइए पूछा जाता है, तो अवबोधन और परीक्षण, ये 2 इसके उपकरण आपको याद रखने हैं। साक्षात्कार भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं कि ये नहीं हो सकता, होगा क्यों नहीं हो सकता है भाई, ठीक है, लिख सकते हो आप। डाइट की स्थापना कब होती है? मेरे भाई डाइट की स्थापना याद रखना, नेशनल पॉलिसी एजुकेशन की जो थी वो 1986 वाली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी भारतीय क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा पर अधिनियम ना, उसके अकॉर्डिंग था मेरे भाई, ठीक है। ये NP 1986 के अकॉर्डिंग डाइट की स्थापना हुई थी। आज मैंने सुबह से 3 क्लासें की तो दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा है काम बोलने में मेरे कर्म हो रहा है, समझ रहे हो। चलो आगे देखते हैं भाई। अगली बात करें, अपवंचित व पिछड़े बालक जो होते हैं उनमें भिन्नता क्या होती है? मतलब अपवंचित बालक, कुछ लोगों को लगता है जो अपवंचित हैं वही पिछड़े बालक हैं, ऐसी बात नहीं है, देखना ध्यान से। अपवंचित में एक शब्द वंचित सुनाई पड़ रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप ये मान सकते हो कि इंग्लिश लिखी हुई है आपके सामने बोर्ड पे, इंग्लिश, ठीक है, और आप छोटे से हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो जहाँ इंग्लिश पढ़ाई नहीं जाती है। आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए आपके घर वालों के पास पैसा नहीं था, एक कारण है ना, बाय कारण पैसा नहीं था, तो आपको इस स्कूल में नहीं पढ़ा पाए तो आप अपवंचित हैं, तब आप ये नहीं पढ़ पाएंगे। और पिछड़े बालक कौन से होते हैं? घर वालों के पास पैसा भी है, सब कुछ है, सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन बुद्धि के मंद हैं, वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो कौन से हैं? पिछड़े बालक हैं। दोनों में बात समझ गए ना। तो आप बोलोगे सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक कारणों से जो पीछे रह जाते हैं उनको तो हम अपवंचित बालक कहते हैं। लाइक गरीबी के कारण, खराब पोषण मिला उनको, खाना पीना नहीं सही से कर पा रहे, माहौल वो नहीं उनका बन पा रहा, तो ये तो हमारे अपवंचित बालक हैं। लेकिन पिछड़े बालक ऐसे बालक होते हैं जिनके पास व्यवस्थाएं होती हैं, ऐसा नहीं बोलोगे व्यवस्थाएं नहीं उनके पास, तो ये वह बच्चे होते हैं जिनका शैक्षणिक प्रदर्शन जो होता है वो अन्य बालकों की तुलना में कम होता है, इनका नॉलेज कम है, मंदबुद्धि हैं, बौद्धिक क्षमता इनकी कमी है, ठीक है। उसके बाद ये धीमे सीखने वाले हैं, जो धीरे धीरे स्लो लर्नर्स होते हैं, तो ये वाले बालक पिछड़े बालकों में आएंगे। निष्कर्ष से क्या निकला, ध्यान से सुनना। जो अपवंचित बालक होते हैं वो बाहरी कारण से, लाइक गरीबी, ठीक है, और वो माहौल ना मिलना, खराब पोषण, इनकी वजह से। लेकिन जो पिछड़े बालक हैं ये एक शैक्षणिक कमी के कारण पीछे रह जाते हैं। इनकी मंदबुद्धि होना, धीमे सीखने की गति होना, सही तरीके से इनको न सिखाया जाना, बहुत सारी छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण ये पीछे रह जाते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? मैं किसी चीज़ को बहुत टफ नहीं करता हूँ, हमेशा उसको बिल्कुल सिंपल करता हूँ कि आपको रट जाए, बना के लिख लोगे, इतना टैलेंट है तुम्हारे अंदर। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 31 बात करते हैं निर्देशन। निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य होता है जिसमें विद्यार्थी को देखो इसमें हम तुम्हें ऐसे बताते हैं, कोई तुम्हें निर्देशन देगा, निर्देशन मतलब यहाँ पे कोई समस्या है और इस समस्या को हल करने के लिए तुमको मोटिवेशन देता है कोई, कि यार ऐसे कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये होता है क्या? निर्देशन होता है। निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसमें विद्यार्थी को उसकी लिखा है यहाँ पे, उसकी समस्या हल करने हेतु प्रेरित किया जाता है, उसे खुद ही मोटिवेट किया जाता है, और ये ऐसी विधियाँ इसमें बताई जाती हैं जिससे बालक समस्या को हल स्वयं ही कर देता है। उस बालक को क्या करता है, वो स्वयं ही समस्या का हल कर देता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए आपको कुछ याद नहीं हो रहा, तो आपको याद होगा, मैंने फर्स्ट पेपर में आपको याद करने के लिए संज्ञानात्मक विकास में क्या वो एक कहानी बनाई है, आपको याद कराने के लिए तो वो विधियाँ चुनी गई हैं, तो वो मैंने आपको क्या दिया, निरीक्षण हो गया एक तरीके से, बात आई समझ में। लेकिन अगर हम बात करते हैं मेरे भाई आगे आ जाओ परामर्श की, तो परामर्श जुयाल के अनुसार बताया गया कि एक तरीके की राय होती है। जुयाल क्या बोलते हैं, परामर्श की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू जुयाल आप ये लिखेंगे कि परामर्श एक प्रकार की राय देना होता है। क्या करना होता है? राय, अरे ये नहीं, ऐसे वाला राय रहेगा ना, राय देना होता है। अरे हट जाए यार, ये पता नहीं कहाँ से कॉकरोच आ गया है बीच में, ठीक है। राय देना होता है जहाँ व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने
में सक्षम नहीं होता है। व्यक्ति खुद नहीं निर्णय ले पा रहा, कोई दूसरा आके उसको सब बता ही दे रहा है। निरीक्षण में वो फंस गया है, लेकिन उसको थोड़ा सा अगर आपने सपोर्ट किया तो वो निकल जाएगा। दोनों में अंतर ये है। तो आप जेएल की डेफिनेशन याद रखोगे, निरीक्षण मैंने आपको बता दिया। पूछा जाए परामर्श की मेरे भाई संस्थाएं, तो आप 2 संस्थाएं पूछी जाती हैं, आप 4 लिख दो। मनोविज्ञानशाला, मंडलीय मनोविज्ञानशाला, जिला चिकित्सालय होता है, और जिला शिक्षा प्रशिक्षण जो केंद्र होता है ये हमारा होता है डाइट। डाइट हो गया, जिला चिकित्सालय हो गया, और मंडलीय मनोविज्ञानशाला है जो यूपी में 10 है, मैंने आपको बताया भी, और मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद उत्तर प्रदेश 1947। ठीक है, आगे बढ़ें। जहाँ पे आपको परामर्श दिए जाते हैं तो इन जगहों पे आपको परामर्श ही मिलते हैं। ठीक है ना। आगे अगर हम बात करें बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है, मेंटल एज, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एज, यानी ऊपर ये मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ये सूत्र होता है। IQ बराबर मानसिक एज, मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ये फॉर्मूला है। ठीक है, आगे देख लो, डेटेड चीज़ें करा रखी हैं, एक बार रिवीजन फॉर्म है। पर्यवेक्षण आपसे पूछा जाए, पर्यवेक्षण संस्थाओं के सुधार के लिए एक नियोजित कार्यक्रम होता है। पर्यवेक्षण क्या होता है? जो संस्थाएं उनमें सुधार करने के लिए एक नियोजित कार्यक्रम है। बिल्कुल सरल सी डेफिनेशन है और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में से एक है, याद रखिएगा इस बात को। निरीक्षण के प्रकार पूछे जाते हैं, संशोधनात्मक, विरोधात्मक और रचनात्मक, 3 तरीके के इसके प्रकार आपको ये लिख देने हैं बस। आगे देखो, डीजीपी का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कोई भी नहीं लिखेगा, ये डिजिटल गाइडेंस साइकोलॉजी होता है इसका फुल फॉर्म, डिजिटल गाइडेंस साइकोलॉजी, याद रखिएगा। ये वो वाला डीजीपी है, पुलिस वाला नहीं कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लिख के चले आओ। पूछा जाएगा आपसे कि परामर्श की 2 विधियों के नाम लिखिए, एक निर्देशात्मक विधि और एक अनिर्देशात्मक विधि। तो दोनों देखो, एक को याद करो, दूसरा इसका अपोजिट है। निर्देशात्मक जिसमें निर्देश दिए जाएंगे, अनिर्देशात्मक जिसमें निर्देश नहीं दिए जाएंगे। आगे बात करते हैं। अधिगम क्षमता वाले 2 बालक के प्रकार बताने हैं। एक तो सामान्य अधिगम क्षमता होती है बालकों में, एक जटिल अधिगम क्षमता होती है। एक सामान्य, एक जटिल, एक सामान्य, एक जटिल, याद रहेगा। आ जाओ आगे। अगली बुक दे रखी है कि एन एनरिच्ड करिकुलम फॉर रैपिड लर्नर्स। ओके, ये मैं थोड़ा इसको साफ लिख देता हूँ। एन एनरिच्ड करिकुलम फॉर रैपिड लर्नर्स, ये एक बुक है। इसके राइटर पूछे जाते हैं कौन है? तो हॉलिंगवर्थ इसके राइटर हैं। याद करने का तरीका आप ऐसे रख सकते हो कि वर्थ से आप बर्थ याद रखना, और बर्थ से हम लोग क्या करते हैं, हर चीज़ को सीखते हैं, लर्न करते हैं, तो लर्नर्स हो जाएगा। तो बर्थ से लर्नर्स को याद रख सकते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं कि एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस, ये बुक के कौन राइटर है? तो भैया इसके हैं विलियम मार्टिन प्रॉक्टर। विलियम मार्टिन प्रॉक्टर, याद रखोगे, विलियम मार्टिन प्रॉक्टर। 2-4 बार बोलो मेरे साथ। कैसे याद कर सकते हो भैया? और भैया मार्टिन की कॉइल लेके जाते हैं वेकेशन पे, तो वोकेशनल है तो वैकेशन ऐसे करके याद करोगे तो 1-2 बार 3 बार 4 बार में याद ही हो जाएगा। एजुकेशनल हो आप तो वेकेशन पे जाओगे तो आपको इतनी गाइडेंस है कि आप मार्टिन लेके जाओ, तो विलियम मार्टिन प्रॉक्टर। ठीक है, आगे आ जाओ। पूछा जा रहा है कि श्रवण विकलांगता के प्रकार बताओ। चालकी श्रवण दोष होता है, मिश्रित श्रवण दोष होता है, संवेदनिक श्रवण दोष होता है, मध्यकर्ण श्रवण दोष होता है और प्राकार्यात्मक श्रवण दोष होता है। ये इसके 5 पार्ट हैं, इनको भी आपको याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। आगे आपसे पूछा जाए कि टेलर फ्रेम जो है ये क्या होता है? तो मैंने आपको बताया टेलर फ्रेम का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? दृष्टिबाधित बालकों के लिए, अंधेपन का जिनमें रोग होता है, दृष्टिबाधित बालक होते हैं, कम दिखाई पड़ने वाले बालक, उनके हेतु इनका प्रयोग किया जाता है। यह एक डिवाइस होती है जिसके द्वारा दृष्टिबाधित जो बालक होते हैं वो ब्रेल लिपि को श्रवण करके, मतलब सुन के और स्पर्श करके उसको समझते हैं, और मैथ पेपर को हल करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। मैथ्स के लिए भी इसका हल, मैथ्स को सॉल्व करने के लिए भी इसका प्रयोग क्या हो जाता है भैया, किया जाता है। आगे आ जाओ जल्दी। वाक दोष के प्रकार बता दो। ये सिंपल है, मैंने आराम से आपको बताया था पिछली बार भी। हकलाना हो गया, तुतलाना हो गया, अंगीय अवयव भी होता है, जीभ मोटी होना, जीभ ना होना, सूजन होना जीभ में, होंठ सूजे होना, दांत टेढ़े मेढ़े होना, कई कारण से जो बोलने में हमें दिक्कत उत्पन्न करेंगे वो सारे वाक दोष होंगे। हकलाना, तुतलाना, आवाज़ समस्या होती है, अयोग्य वाणी दोष होता है,
वाणी में अयोग्यता होती है। कम सुनने वाला तेज बोलने का काम करता है, ये भी एक समस्या है। जिसको कम सुनाई पड़ता है वो तेज बोलता है, मतलब सामने वाले को भी कम सुना रहा है उसको ऐसा लगता है, ये भी एक वाणी दोष होता है। देर से बोलने वाले कई लोग होते हैं, उनको थोड़ा सा ऊंचा सुनाई पड़ता, पूरी बात को सुन लेंगे, उनको लगेगा कि अभी नहीं समझ पाए तो दोबारा आप बोलो, तब वो पूरी बात को समझेंगे, तब उसका रिप्लाई देंगे। एक वो वाली दिक्कत भी वाक दोष के अंतर्गत ही आती है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए अपंगता के कारण बताइए, अपंगता दो प्रकार की होती है, एक तो जन्मजात होती है और एक दुर्घटनाग्रस्त होती है। अपंगता मतलब वही विकलांगता, अपंग होना मतलब किसी बोल सकते हो किसी पार्ट का हानि होना बॉडी में। किसी पार्ट की हानि का मतलब हाथ कट जाना, पैर कट जाना, हाथ टेढ़ा होना, पैर टेढ़ा होना, टूट जाना, कुछ इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं वो अपंगता में आ सकती हैं। जन्मजात भी होती हैं, विकलांग बच्चे जैसे जन्मजात पैदा होते हैं अपंग बालक, और साथ ही साथ दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो गया या वगैरह से इस तरीके की दिक्कतें आ जाती हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं कि श्रवण बाधित बालकों हेतु शिक्षा की व्यवस्था कैसे करनी चाहिए। तो भाई संप्रेषण तकनीक होनी चाहिए उनके पास। कैसी? चिन्ह के माध्यम से। ओष्ठ पठन, ओठ पढ़ते हैं ना वो लोग जिनको कम सुनाई पड़ता है, आपने देखा लिपसिंग को रीड करने वाले, और क्योंकि बोलेंगे धीमे धीमे बोलो, क्योंकि उनको सुनाई तो पड़ना ही ना, तो आपको वो लिपसिंग से समझेंगे कि तुम क्या बोलना चाहते हो, इस तरीके से क्या बोला जाता है। ठीक है। संकेत भाषा होती है, इशारों से हम लोग बातें करते हैं, जैसे जिन लोगों को नहीं सुनाई पड़ता आपको भी पता है ये तो। गतिविधि होती है, और तीसरा हमारा हो जाएगा स्पर्श विधि के द्वारा बता करके टच करके उनको समझाया जाता है। ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें मेरे भाई तो याद रखिएगा वाद विवाद विधि के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है एक बार। बड़ा सरल है, बिल्कुल सिंपल है। वाद विवाद में होता क्या है कि दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष ये होगा एक पक्ष ये होगा, ये आपस में वार्तालाप या बातचीत कर रहे होते हैं। यही बातचीत या वार्तालाप धीरे धीरे एक बहस का रूप ले लेती है, और जिसे हम लोग जिसका अंत में क्या निकलता है, एक निष्कर्ष निकलता है, एक इसका रिजल्ट आएगा लास्ट में, या तो ये जीतेंगे या तो ये जीतेंगे, मतलब किसी एक की बात सही होगी एक की गलत होगी। जैसे बीजेपी और कांग्रेस ले लो, लेटेस्ट है ना तो याद भी रहेगा। बीजेपी कांग्रेस है, आपस में इनकी डिबेट चलती है, सब लोग न्यूज़ देखते होगे ना। हाँ मतलब वो न्यूज़ उसी को बोलते हैं, वो जो फनी प्रोग्राम आता है शाम को एक, उसी को हम लोग न्यूज़ का नाम दे सकते हैं यहाँ पे। तो वो जो चलता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो जो डिबेट होती है आप उसको कभी सुनो, कॉमेडी फेल है, क्या ही बातें बकवास एक दूसरे से करते हैं लोग कि तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, यहाँ पे मंदिर उखाड़ दिया, वहाँ पे मस्जिद निकाल दी, यही वाली बातें चल रही हैं। ठीक है सारी, तो ये थोड़ी सी ताज़ा अपडेट चीज़ों से रहें आप, आपकी वैकेंसी की कोई बात नहीं होगी। अब आप जरा ध्यान से सुनिएगा कि इस विधि में दो पक्ष होते हैं, दोनों पक्षों के मध्य में किसी विषय को लेकर बातचीत चल रही होती है। वह चर्चा अलग अलग मतों से अपनी चल रही है, ये अपनी बात पे लेंगे, ये अपनी बात पे लेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है। तो कुछ लोग बोलेंगे कौन सी लैंग्वेज है पढ़ाने की, समझाने की। देखो मैं जिस लैंग्वेज में खुद समझ पाता हूँ मैं आपको भी उसी में समझाऊंगा, आपको बढ़िया समझ में आएगा। दोनों अपनी अपनी झोंक रहे होते हैं पूरी फुल स्पीड से। अब दोनों की वार्ता एक तरीके से बहस का रूप ले लेगी, डिबेट धीरे धीरे नहीं, वो बोलते हैं इसको हीट होना, फिर हॉट डिबेट बन जाती है, वो बोल्ड हो जाती है एकदम खतरनाक वाली के, एक दूसरे को बस मारना ही बाकी है, आमने सामने हो तो शायद प्रवक्ता एक दूसरे को मार बैठे, उस तरीके से बहस हो जाना। तो वो एक तरीके से बहस है, लेकिन वो वाद विवाद विधि ही है। ठीक है। वाद विवाद का अंत में उसका क्या निकलता है, एक निष्कर्ष निकलता है। मैंने आपको एग्जांपल में डिबेट लिया है, पर पढ़ाई में भी आपस में चलती हैं चीज़ें कि नहीं तुम गलत बता रहे हो, ऐसा हो सकता है, वो अपना एक्सप्लेनेशन देगा कि ऐसे हो सकता है, देन उसमें किसी एक का सही होता है, तो उसे हम वाद विवाद विधि बोल सकते हैं। बाकी आप होनहार हो, लिख सकते हो बना करके भी अपने हिसाब से चीज़ों को। पिछड़ापन के प्रकार पूछे जाते हैं, दो प्रकार का, व्यक्तिगत पिछड़ापन होता है और सामूहिक पिछड़ापन होता है। समझिएगा व्यक्तिगत पिछड़ापन, किसी कक्षा में, यही लिखना है जो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। किसी कक्षा में कुछ बालक, ये पूरी कक्षा थी, किसी कक्षा में कुछ बालक किसी कारण से पीछे रह जाते हैं और प्रत्येक बालक का अपना अलग अलग कारण होता है, अलग अलग कारण होता है, तो व्यक्तिक है। सामूहिक में सेम चीज़, किसी कक्षा में कुछ बालकों का समूह बाकी अन्य बालकों से पढ़ाई में या शिक्षा में पीछे रह जाता है, और इनमें से प्रत्येक का कारण समान होता है, प्रत्येक का कारण समान होता है। अब एग्जाम्पल समझना, एक अच्छा टीचर है, एक अच्छा टीचर है, ठीक है, सारे बच्चों को एक्सप्लेन कर रहा है, कुछ बच्चों को उसकी एक बात नहीं समझ में आई, दूसरे बच्चे को उनको दूसरी बात समझ में नहीं आई, तीसरे बच्चे को उनकी तीसरी बात समझ में नहीं आई, चौथे बच्चे को उनकी चौथी बात समझ में नहीं आई।
4 बच्चे थे, मैंने मान लिया ये किसी क्लास में 4 बच्चे थे जिनमें इनको पहली लाइन समझ में नहीं आई थी, इनको दूसरी नहीं, इनको तीसरी नहीं, इनको चौथी नहीं। तो चारों बच्चे बाकी बच्चों से पीछे रहेंगे जिनको सारी बातें समझ में आ गई। अच्छा हाँ या ना बोलोगे? हाँ। अब इनमें से एक एक बातें इनको समझ में नहीं आई हैं, इनके अपने अपने पर्सनल रीजन्स हैं, पर्सनल कारण है कि इनको कौन कौन सी बातें समझ में नहीं आई। लेकिन यहाँ पे भी वही सेम 4 बच्चे पीछे हुए हैं, लेकिन अब दिक्कत पता क्या है, पहली लाइन ना इसको समझ में आई है, ना इसको, ना इसको, ना इसको, इन सबको सेम चीज़ समझ में नहीं आई है। इसका मतलब टीचर में दिक्कत है। तो जब पूछा जाए टीचर में दिक्कत कौन से पिछड़ेपन में, बोलोगे सामूहिक पिछड़ापन। वहाँ पे टीचर गलत कर रहा है, सब बच्चों को इसे नहीं आ रहा है समझ में, मतलब वो चीज़ ही गलत पढ़ाई है, तभी तो नहीं सबको समझ में आई। तो मैक्सिमम बच्चों को नहीं समझ में आई। तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं वो तो आपको पता है, थोड़ा सा हिंट दे दो पूरे ही समझ जाते हैं, उनकी बात अलग रखें। अब चलिए बात करते हैं समस्यात्मक बालक को। जरा ध्यान से समझिएगा, समस्यात्मक बालक कौन से बालक होते हैं, आपसे पूछा जाता है। वैलेंटाइन ने इसके लिए बताया भी था कि समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे होते हैं जिनका रीज़न ये होता है कि अपने घर में, विद्यालय में या समाज में हर जगह पे वो समस्या के जनक बन जाते हैं। मतलब वो ऐसा काम करते हैं, उनकी सीमाएं इतनी सामान्य हो जाती हैं, असामान्य कर तरीके से व्यक्तित्व उनका होता है कि जहाँ भी वो जाते हैं उनके जो रीजन बनता है कुछ ना, कि चोरी हो गई तो नज़र सबकी एक ही इंसान पे जाती है जो वहाँ सबसे चोर टाइप का दिख रहा होता है। मतलब ये सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं उसे चोर नहीं बोल रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे कहीं पे लड़ाई हो गई तो आप देखना वहाँ पे सबकी नज़रें उसी पे जाएंगी, लड़ाई हुई और फिर बंद हो गई, लेकिन हम लोग वहाँ पे खड़े होकर क्या सोचोगे कि यार वो जिसकी कॉलर खड़ी है शायद वही लड़ सकता, दादा टाइप का लग रहा है थोड़ा, नहीं वो एक टाइप हो जाता है, मतलब वो ही जनक बन जाएगा उसका। तो सेम डेफिनेशन इनकी। लेकिन पहले समस्यात्मक बालक कौन से होते हैं? चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, क्रोध करने वाले, विद्यालय से भाग जाने वाले, लड़ाई झगड़ा करने वाले और अनुशासनहीन। जो अनुशासनहीन बालक होते हैं वो भी हमारे समस्यात्मक बालक के अंतर्गत ही आते हैं। वैलेंटाइन के अनुसार डेफिनेशन आप अगर देखना चाहें तो समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे होते हैं जिनके व्यवहार और व्यक्तित्व जो होते हैं वो सामान्य सीमा से असामान्य होते हैं। कैसे होते हैं? असामान्य होते हैं। और यह घर में, विद्यालय में तथा समाज में समस्याओं के क्या बन जाते हैं? जनक, यानी फादर बन जाते हैं। फादर, पिताजी वाली काम कर रहे हैं, समझ रहे हो ये? तो भाई हम लोगों ने कितने क्वेश्चन किए पहले ये देखो जरा, 48 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं इस फर्रे में। मैंने आपको टोटल मेरे भाई 48 क्वेश्चन करवाए हैं। अब आप ये देखिएगा कि कल के पेपर में क्या क्या आपका इससे फंसता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते थे, मैंने वो सारे क्वेश्चन ले लिए हैं। समावेशी शिक्षा का हम लोगों ने एक फर्रा रिवीजन कर लिया है। अगर आपको क्लास पसंद आती, क्लास को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ में, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।